ये एक मेथोडोलॉजी है। सीआईसीडी खुद एक मेथोडोलॉजी है, तो वो एक मेथोडोलॉजी है क्या? जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो वहां पे सीआईसीडी और ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या फर्क है? पहले हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते थे, अब हम लोग CI/CD का मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे AWS के टर्म पे। तो हम CI/CD को डिस्कस करेंगे AWS के टर्म्स में, AWS के सर्विसेज के टर्म्स में, कि CI/CD को हम AWS में करते कैसे हैं। फाइन, क्योंकि अगर फिर मैंने जैसे बोला, अगर आप डेवॉप्स कर रहे हैं या अगर आपने AWS एडवांस आर्किटेक्टिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे वहाँ पे ये CI/CD को पढ़ने को मिलता है। तो फिर बहुत सारे लोग मैंने देखा कि कंफ्यूज हो रहे हैं कि CI/CD है क्या, क्या करना है इसमें। तो वही चीज को, उसी चीज को आज मैं डिस्कस करूंगा इन टर्म्स ऑफ AWS। अगेन आई एम रिपीटिंग। तो स्टार्ट करता हूं मैं CI/CD। लेट्स स्टार्ट। अगर मैं CI/CD ना हो और ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी हो, तो क्या होता था, पहले क्या होता था उसकी बात करता हूं। अगर मैं पहले की बात करूं तो एक डेवलपर होता था। डेवलपर क्या करता था, क्या करता है और करता है, था क्या है भी, अभी बहुत जगह नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डेवलपर क्या करता है, वो कोड लिखता है। कुछ 10,000 20,000 मान लो कोड लिखता है वो 20,000 लाइन्स का। वो 20,000 लाइन्स का एक कोड लिखता है, और उस कोड को लिखने में वो 30 डेज लगा देता है। फाइन, वो कोड को लिखने में 30 डेज लगा देता है, और 30 डेज बाद वो कोड को क्या करता है, सबमिट करता है। अब जब कोड 30 डेज बाद वो 2000 लाइन का कोड सबमिट होता है, वो जाता है टेस्टर के पास। यहां से गया भैया कोड टेस्टर के पास। अब टेस्टर ने क्या किया, उस कोड को उठाया और उसको टेस्ट करना शुरू किया। अब टेस्ट करने में टेस्टर ने ले लिया भाई 10 डे। 10 डेज टेस्टर ने ले लिया कि भाई मैंने तो टेस्ट किया, और टेस्ट करने का मुझे पता है भाई, मैं टेस्ट कर रहा हूँ हर पैरामीटर्स पे। टेस्ट करने के बाद कोडर को पता चला, सॉरी टेस्टर को पता चला कि भाई इसमें तो बग्स है, बग्स मतलब एरर्स हैं। तो उसने डिफाइन किया भाई इसमें तो बग्स है। अब ये बग्स किसको बताएगा, ये बग्स बताएगा किसको, डेवलपर को बताएगा कि भाई तुम्हारे कोड में बग्स है। अब ये क्या करेगा 10 दिन बाद, तो इस पूरे ड्यूरेशन में करीब 30 दिन तो उसने बनाने में ले लिया डेवलपर ने, 10 दिन टेस्टर ने टेस्ट करने में ले लिया, 40 डेज का टाइम अभी हो चुका है। अब एक्चुअल में 10 दिन हो चुके हैं डेवलपर को। इस समय डेवलपर को एक नया कोड असाइन हो चुका है, एक नया प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट उसे असाइन हो चुका है। इस समय न्यू प्रोजेक्ट उसे असाइन हो चुका है, और वो बहुत सारी चीजें उसके दिमाग से उतर भी चुकी हैं पुराने कोड पे। लेकिन 10 दिन बाद क्या होता है, टेस्टर उसे फिर से कहता है भाई ये जो तुमने कोड मुझे दिया है ना, इसमें तो बहुत प्रॉब्लम है। अब डेवलपर के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। पहली बात, पहली मुसीबत क्या, वो उस समय नए प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, उसके पास ऑलरेडी टाइम नहीं है। और अब जब डेवलपर ने उसे कोड दिया, तो अब वो फिर से वो 20,000 लाइन के कोड को डिबग करेगा, देखेगा भाई उसमें कहाँ एरर थी, कहाँ गलती हो गई। उसको फिर से उसको रिकॉल करना पड़ेगा, वो सारी चीजें उसके टच में नहीं है। मेन चीज है, अब उसके टच में रह ही नहीं गई वो सारी चीजें। तो वो फिर से उस चीज को रिकॉल करेगा, काम करेगा। अब सपोज करो वो ये सब काम करते हुए 10 दिन और ले लेता है, और 10 दिन, या मैं एक मैक्सिमम माइंड टाइम मान के चलता हूँ, मान लो वो 5 डेज और ले लेता है इस काम को करने के लिए, वो 5 डेज और ले लेता है। तो टोटल अभी तक कितना हो चुका है भाई, 10 डेज, 30 डेज प्लस 5 डेज और हो चुका है, तो टोटल अभी तक 45 डेज हो चुका है। अब 5 डेज बाद उसने कहा कि भाई ठीक है मैंने रेक्टिफाई कर लिया, उसने फिर से वापस किया। अब सपोज करो उसने 5 डेज और ले लिए, तो इस बीच क्या हो गया, 5 डेज और निकल गए। तो 5 डेज और हो गया, और यहाँ पे टोटल अब हो गया आपका 50 डेज। 50 दिन हो चुका है इस काम को, 50 डेज हो चुका है। अब टेस्टर ने उसको फिर से चेक टेस्ट किया, और अब उसको लगा कि नहीं अभी कोड ठीक है। अभी सपोज करो एक उसकी अच्छी किस्मत है डेवलपर की, उसको लगा कि नहीं अब कोड ठीक है, तो अब जब कोड ठीक है तो अब वो उसको डिप्लॉयमेंट के लिए आगे ऑपरेशंस टीम को भेज देगा कि भाई ठीक है ये जो डेवलपर ने कोड लिखा है उसको मैंने टेस्ट कर लिया है, अब तुम इसको डिप्लॉय कर सकते हो, प्रोडक्शन को दे सकते हो। वहां पे आप चाहे इसको डिप्लॉय करना है, चाहे इसको डिलीवर करना है, आप डिलीवर कर सकते हो, या आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो, आप कर सकते हो। तो ये जो काम हुआ वो करीब 50 दिन में जाके ये सारा काम हुआ, 50 डेज में वो सारा काम हुआ। तो यहाँ पे ना डेवलपर ने एक शिकायत की, डेवलपर को एक सबसे बड़ी शिकायत थी। एक तो जब उसको वो काम करना था तो उसे नया प्रोजेक्ट मिल चुका था। दूसरा, अगर उसे तुरंत काम करते करते ना ये सारी चीजें फीडबैक तुरंत मिलने लग जाए, अगर वो प्रोजेक्ट में काम कर रहा हो तो ज्यादा बेहतर है। फायदा नहीं है कि इसके एक बार वो काम कर चुका और बाद में उसे मिल रहा है, जिससे उसका टच खत्म हो जा रहा है। अच्छा, इस चीज को दूर करना है। अब इसको दूर करना है, तो दूर करने के लिए अब एक टर्म आया, वो टर्म का नाम है डेवऑप्स।
अब वो जो टर्म आया उसका नाम है डेवऑप्स। डेवऑप्स क्या है? यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट और ऑपरेशन दोनों को क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। तो डेवलपमेंट और ऑपरेशन दोनों को मर्ज कर देंगे तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, आपको ये चेन दिखाई दे रही है, आपको ये एक ये ऐसा लूप दिखाई दे रहा है। तो ये जो लूप है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कि ऐसा नहीं है अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम कर रहे थे कि हम कोड लिख रहे थे, टाइम ले रहे थे 20,000 30,000 लाइन का, उसके बाद दे रहे थे। अभी ऐसा नहीं है। आप कोड को लिखो, आप कोड को दे दो, वो कोड क्या होगा, जितना आपने कोड लिखा वो दे दो आप उसको, उसके बाद वो टेस्ट होगा, और टेस्ट होने के बाद अगर उसमें कोई फीडबैक है तो वो आ जाएगा। उसके बाद दोबारा फिर अगर नहीं हुआ तो वो आगे चला जाएगा, फिर आप अपना फिर से कोड लिखो, फिर से वो टेस्ट होगा, फिर से कोड लिखो, फिर से, मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आप 20,000 लाइन लिखने के बाद ही कोड दे रहे हो, ऐसा नहीं है। तो आगे आने वाली पिक्चर जो मैं आपको दिखाता हूँ, अब देखो। अब जो ये हमारी आगे आने वाली पिक्चर है वो 1 मिनट मैं आपको, आगे आने वाली पिक्चर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसको मैं शायद मिस कर रहा हूँ यहाँ कहीं, अगर मैंने देखा नहीं तो कोड, 1 मिनट, जब आप 1 मिनट वेट करेगा, कोई नहीं, चलो ठीक है, वो पिक्चर में है नहीं, शायद वो कहीं से मिस हो गया। तो मैं वो जो मिस हो गया वो मैं आपको बताना चाहता था। वो चीज ये थी कि जो डेवॉप्स है ना, वो एक मेथोडोलॉजी है। डेवॉप एक मेथोडोलॉजी है जो डेवलपमेंट के प्रोसेस को फास्ट करता है और स्मूथ बनाता है। ये कोई टूल नहीं है, ठीक है। तो ये कोई टूल नहीं है, सीआईसीडी जो है ये एक सीआईसीडी जो भी है ये एक मेथोडोलॉजी है, ये कोई टूल नहीं है, ये एक डेवलपमेंट के प्रोसेस को स्मूथ करता है, फास्ट करता है। ओके, अब आओ, अब सीआईसीडी प्रोसेस इन टुडेज डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, अगर आज के एनवायरनमेंट की बात करें तो होता क्या है, होता क्या है कि जो हमारे कोडर्स हैं, जो हमारे कोडर्स है, ये हमारे कोडर नंबर 1 है भाई साहब, ये कोडर नंबर 2 है, और ये हमारे कोडर नंबर 3 है। ये क्या करते हैं आज की दुनिया में, ये काम ऐसा नहीं करते कि 20,000 लाइन का कोड लिखा और काम कर दिया। आज ये करते क्या है कि ये कोड लिखते हैं, और कोड लिखने के बाद, जैसे मान लो इन्होंने 100 लाइन का कोड लिखा, तो 100 लाइन का, और इन्होंने मान लो 120 लाइन का कोड लिखा, और इन्होंने 200 लाइन का कोड लिखा, तो ये कोड अपने आज के कोड को, जो भी इनका कोड है, इसको ये रिपोजिटरी में सेव कर देंगे। यहाँ पे गिटहब क्या है, एक वर्जन कंट्रोल है, एक रिपोजिटरी है। गिटहब थर्ड पार्टी है। एडब्ल्यूएस में इसी को हम लोग कोड कमिट बोलते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि मैं कोड एडब्ल्यूएस की बात करूंगा, तो कोड कमिट बोलते हैं। तो कोड कमिट एक रिपोजिटरी है जहां पे हम अपने कोड को, डेवलपर अपने कोड को एक रिपोजिटरी में डाल देगा। अब डेवलपर ने अपने कोड को भैया रिपोजिटरी में डाल दिया, अब रिपोजिटरी से वो कोड क्या होगा, फेच होगा। कोड बिल्ड उस कोड को फेच करेगा, और फेच करने के बाद उसको क्या करेगा, अब बिल्ड क्या है, आप कभी भी अगर आपने प्रोग्रामिंग की है तो मैं बहुत अच्छे से श्योर हूं, अगर मैं एक सी लैंग्वेज की बात करूं, एक सिंपल से प्रोग्राम की बात करूं, तो आपने देखा होगा वहां पे आप कुछ लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और हैश इंक्लूड conio.h, इंक्लूड कोनियो, CONIO, conio.h, या आप पाइथन में फाइल्स इंक्लूड करते हैं, लाइब्रेरीज इंक्लूड करते हैं, उसके बाद आप अपना कोड लिखना शुरू करते हैं वॉइड मेन, और उसके बाद अपना कोड लिखना शुरू करते हो। तो बिल्ड क्या करता है, आपके कोड को एक्चुअल में क्या कराता है, कंपाइल कराता है। एक सबसे बड़ी बात है, आपके कोड को कंपाइल कराता है। तो कंपाइल कराएगा तभी तो उसको पड़ेगा, पता चलेगा कि इसमें कोई सिंटेक्स एरर है, या सिमेंटिक एरर है, या लॉजिकल एरर है क्या, कोई सिंटेक्स में गलती है, या कोई लॉजिक में गलती है, या कोई सिमांटिक में ही गलती है, ठीक है। तो वो सिंटेक्स, सिमांटिक और लॉजिकल एरर्स को बताने की कोशिश करेगा, और इसके बाद वो उसको टेस्ट करेगा, ठीक है। और उसको टेस्ट करेगा, मान लो वो यूनिट टेस्ट करेगा, कि यूनिट टेस्टिंग मतलब एक मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, कोड बाय कोड वो उसको टेस्ट करेगा। तो वो उसको जो कोड आपने दिया उसे इंटीग्रेट करेगा, बिल्ड करेगा, और उसको टेस्ट करेगा, और इसी दौरान वो फीडबैक भी आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर मान लो उसने कुछ किया और उसे एरर मिल गई, तो वो तुरंत से भैया वो फीडबैक दे देगा, और फीडबैक में क्या है भैया, कोड बिल्ड फेल्ड। अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फीडबैक का मतलब क्या, कोड बिल्ड फेल्ड। कोड बिल्ड फेल्ड जैसे ही हुआ तो डेवलपर लोग कहेंगे अरे भैया कोड फेल हो गया, जल्दी से चेक करो कहां गलती आई। सिंपल सी बात है ना। अब उनको 100 लाइन पे ही फीडबैक मिल रहा है, अभी वो उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का उनका आज पहला दिन है या दूसरा दिन है, तो उनको तुरंत फीडबैक मिल गया। अब ऐसा नहीं कि उनको 30 दिन बाद फीडबैक मिल रहा है या 40 दिन बाद फीडबैक मिल रहा है, अब उनको फीडबैक तुरंत मिल चुका है कि भैया ये जो तुम्हारा बिल्ड है वो फेल हो गया है, अभी तुम इसमें काम करो। अब इसी प्रोसेस को, कोड को रिपोजिटरी में डालना और बिल्ड के द्वारा उसको उठाना, ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन। ये जो है ना, ये कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे, ये मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, ये हो रहा है कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन हो रहा है, ये कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन हो रहा है। अब मैं आपको डेमो के साथ करके दिखाऊंगा, और आप
को एक्सपर्ट बना दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा इस चीज पे, मैं आपको रन करा के दिखाऊंगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से, एक लैब कराऊंगा आपको, और बिल्कुल डरने की बात नहीं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। तो ये कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन हो रहा है। अब कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के बाद अब भैया क्या होता है, आप खुद सोचो, कोड बिल्ड हो गया, अब बिल्ड होने के बाद मैं उसको डिलीवरी तो करूंगा ना, अब मैं उसको कहीं भेजूंगा भाई, मान लो जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिस कंपनी के लिए मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, उसको मैं दूंगा भाई, ये ले लो तुम अपने को ले लो, वीकली ले लो, मंथली ले लो, कैसे भी लेना भैया, ये ले लो, तुम ले लो, मैं इसको कंटिन्यूअस डिलीवर कर रहा हूँ। तो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस डिलीवरी कर रहा हूँ उसकी, ठीक है, स्टेजिंग हो रही है यहाँ पे, मैं कंटिन्यूअस डिलीवरी कर रहा हूँ। या कुछ कंपनी ऐसी भी होती है जो कहती है नहीं भैया आप डिप्लॉय कर दो इस कोड को, भैया डिप्लॉय कर दो हमारे एनवायरमेंट में। अब कोड कहाँ डिप्लॉय होता है, कोड कोई हवा में तो रन करता नहीं है, या तो किसी सर्वर पे रन करेगा, या किसी सर्वरलेस इन्वायरमेंट पे रन करेगा, या माइक्रो सर्विस पे रन करेगा, तो कहीं नहीं तो कहीं तो रन करेगा ना कोड। तो अब हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोड हम बिल्ड करते जाएंगे और डिप्लॉय करते जाएंगे, बिल्ड करते जाएंगे डिप्लॉय करेंगे, इससे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। तो इन सब की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, आप टेंशन मत ले, प्योर डेफिनेशन के साथ समझाऊंगा, एक भी चीज ऐसी नहीं लगेगी आपको कि अरे यार ये तो डॉक्टर साहब कुछ भी बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं सारी चीजें आपको एकदम प्रैक्टिकल और मैं दिखाऊंगा, ये सारी चीजें बिल्ड करते हुए मैं सारी चीजें दिखाने वाला हूं आपको, टेंशन मत लें आप। अच्छा अब आती है बात, जो ये बात समझ में आ गया भाई, डिप्लॉयमेंट हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, उसके बाद डिप्लॉय करते जा रहे हैं, अच्छा ठीक है। अब होता है ना, आपने कभी देखा है कि आपको अपडेट्स आते रहते हैं, आपने मोबाइल पे आपको देखा है आपको अपडेट्स आते रहते हैं, तो ये जो अपडेट्स आते रहते हैं वो कौन आता है, वो पीछे से बैठ के टीम वाले काम करते रहते हैं, और कुछ कुछ दिन में मुझे अपडेट्स आते रहते हैं, और फिर उसको मुझे बोलता है भाई इंस्टॉल कर लो, मोबाइल पे देखा है ना आपने, ऐसा तो नहीं कि नहीं देखा, ये क्या हो क्या रहा है, वो कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट ही तो हो रहा है, वो आपको दे रहे हैं, लो भाई कर लो कर लो। ये पूरे जो प्रोसेस है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम योर रिपोजिटरी से डिप्लॉयमेंट तक, ये पूरा एक प्रोसेस जो आ जाता है वो कोड पाइपलाइन में आ जाता है। तो ये कोड पाइपलाइन है, तो कोड पाइपलाइन में क्या आ जाएगा, कोड पाइपलाइन में आ जाएगा आपका कोड कमिट मतलब या गिटहब या जो भी आपकी रिपोजिटरी है, फिर कोड बिल्ड, फिर आपका टेस्टिंग, जो भी आपकी टेस्टिंग है, फिर कोड डिप्लॉयमेंट, ये पूरा का पूरा प्रोसेस कोड पाइपलाइन में आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है ये कोड पाइपलाइन क्या है, व्हाट इज CI/CD, ये दिख रहा है आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्जन कंट्रोल क्या है, कुछ नहीं है, रिपोजिटरी है, ये गिटहब है, जो कोड कमिट है, ये रिपोजिटरीज है, ये वर्जन कंट्रोल रिपोजिटरी है। अब रिपोजिटरी के बाद हमने उसको बिल्ड किया, यूनिट टेस्ट किया, यूनिट का मतलब समझते हैं, सिंगल मॉड्यूल, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल मैंने टेस्ट किया, और इसी दौरान आप देखिए हर स्टेप में एक फीडबैक निकल रहा है, फीडबैक निकल रहा है कि अगर इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम है, देन भैया डेवलपर साहब आप प्रॉब्लम का ले लो मुझसे, ये प्रॉब्लम हो गई, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे, अगर प्रॉब्लम है तो फीडबैक ले लो, ठीक है। यूनिट टेस्ट हुआ, डिप्लॉय हुआ, फिर कुछ ऑटो टेस्ट हुए, फिर डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हमने उसको डिप्लॉय किया, और कुछ मेजरेबल वैलिडेशन है वो हम करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखो, एक कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट भी है और कंटिन्यूअस फीडबैक भी है। कंटिन्यूअस फीडबैक है मतलब अभी डेवलपर को 30 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ा, जैसे काम हो रहा है तुरंत फीडबैक भी मिलता जा रहा है। अब आते बात, मार्केट में बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स अवेलेबल हैं इस डेवऑप्स के लिए, पूरे के पूरे डेवलपमेंट डेवऑप्स, ये जो साइकिल आपको दिख रही है, डिप्लॉय ऑपरेट मॉनिटर, रिलीज डिप्लॉय ऑपरेट मॉनिटर, मतलब शुरुआत कहां से हो रही, प्लान से, प्लान किया, कोड किया, बिल्ड किया, टेस्ट किया, रिलीज किया, फिर डिप्लॉय किया, फिर ऑपरेट किया, फिर मॉनिटर किया, फिर प्लान किया, फिर ये पूरा प्रोसेस चलता जा रहा है। अब ये जो पूरा प्रोसेस चलता जा रहा है, इसके लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे बिल्ड के लिए मेवन है, ग्रेडल है, ठीक है, आपका जेंकिंस है, रिलीज के लिए आपका जेंकिंस है, और बैम्बू है। तो ये सारे बहुत सारे, डिप्लॉय में पपेट होता है, शेफ होता है, शेफ पपेट एंसिबल, ये डिप्लॉयमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारे के सारे टूल्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन क्यों, क्योंकि आज हम लोग बात कर रहे हैं AWS इन्वायरमेंट की, तो हम लोग वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो AWS हमें फैसिलिटी देता है इन कामों को करने की, कि हम पपेट का, शेफ का इस्तेमाल ना करके AWS ने हमें क्या दिया उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। तो चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखो मैंने आपको जैसा बोला था बिल्कुल वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, प्योर डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई हैं, आप टाइम निकाल के इसको जरूर पढ़ें ताकि आपका क्लियर हो जाए। मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा आइडिया बताता हूँ। देखो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन क्या है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिस। सो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन क्या है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिस है दैट इनेबल डेवलपर, एक कंटिन्यूअस, देखो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन क्या है, एक डेवॉप्स की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिस है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक प्रैक्टिस है जो इनेबल करती है किसको, डेवलपर्स को, कोडर्स को, टू मर्ज देयर कोड चेंजेस, ताकि वो जो कोड लिख रहे हैं ना रोज रोज, उसको कहा वो कर दे, सेंट्रल रिपोजिटरी में डालते जाए। और सेंट्रल रिपोजिटरी क्या है, आपकी कोड कमिट हो सकता है, गिटहब हो सकता है। द वे
दैट वे ऑटोमेटेड बिल्ड्स एंड टेस्ट कैन बी रन, और उसी के बाद फिर ऑटोमेटेड टेस्ट और बिल्ड रन होते रहेंगे। अच्छा, कंटिन्यूअस डिलीवरी क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। कंटिन्यूअस डिलीवरी की दो डेफिनेशन है, मैं आपको एक पढ़ के दिखाता हूँ। कंटिन्यूअस डिलीवरी भी क्या है, डेवऑप्स प्रैक्टिस है। अच्छा, दैट रेफर्स टू बिल्डिंग, टेस्टिंग, डिलीवरिंग, देखो बिल्डिंग, टेस्टिंग, डिलीवरिंग व्हाट, इंप्रूवमेंट टू, किसको, टू सॉफ्टवेयर कोड, सॉफ्टवेयर कोड के जो इंप्रूवमेंट है उसको हम लोग डिलीवर कर रहे हैं कहां। दिस फेस इज रेफर टू एज एक्सटेंशन ऑफ कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, तो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के बाद ये फेस आता है। टू मेक श्योर दैट न्यू चेंजेस कैन बी रिलीज टू कस्टमर क्विकली, ताकि इस बात की हम श्योरिटी दे सके, इस बात को हम मद्देनजर रख सके कि जो हमने चेंज किए हैं वो यूजर को मिल रहे हैं। भाई यूजर को कंटिन्यूअस जो हम चेंज करते जा रहे हैं वर्जन बाय वर्जन उसको मिलते जा रहे हैं, हाँ भाई अब ये चेंज हो गया, अब ये चेंज हो गया, अब ये वर्जन चेंज हो गया, अब भैया एंड्रॉइड का ये वर्जन आ गया, ठीक है, अब ये आज ये अपडेट आ गया। सो कंटिन्यूअस डिलीवरी, देखो यही देखो, कंटिन्यूअस डिलीवरी गिव्स यू द पावर टू डिसाइड वेदर टू मेक रिलीज डेली, ये आपको एक पावर देती है कि आप अपना रिलीज को डेली करो, वीकली करो, और वेदर द बिजनेस रिक्वायर्ड, और जैसे बिजनेस हमें चाहिए। तो जैसे हमारे मोबाइल फोन के हमें अपडेट्स आते हैं वो हमें मंथली आ जाते हैं कि भाई ये देखो ये मंथली अपडेट आया, इसे अपलोड कर लो, तो ये एक कंटिन्यूअस डिलीवरी है। और डिप्लॉयमेंट क्या है, डिप्लॉयमेंट क्या है कि हम उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करते हैं। तो रिपोजिटरी टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो आप पढ़ लें इसको ये है। अच्छा, अब हम करने वाले हैं लैब, तो हम चलते हैं लैब की तरफ, ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। और लैब में चलने के लिए मैं आपको एकदम से क्रिस्टल क्लियर यहीं पे कर देता हूँ, यहीं पे आपको क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आ गया हूँ इस समय अपने AWS के अंदर, और AWS के अंदर मैं अभी कुछ पढ़ा ही नहीं रहा आपको, मैं सिंपल सा आपको एक चीज बता रहा हूं कि हम करेंगे क्या। तो मैं सिंपल सी चीज एक आपको बता दे रहा हूं कि सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, कि हम जो करेंगे सबसे पहला स्टेप करेंगे वो हम बनाएंगे बकेट। बकेट नहीं बनाएंगे बल्कि बकेट्स बनाएंगे, और बकेट्स में हम दो बकेट्स बनाएंगे। एक बकेट तो बनाएंगे भैया आर्टिफैक्ट की। अब आप पूछेंगे सर ये आर्टिफैक्ट क्या है, अगर आप डेवलपर नहीं है या डेवलपमेंट की फील्ड में नहीं है तो मैं आपको बता दूं आर्टिफैक्ट क्या है, बाई प्रोडक्ट है। अब आप बोलेंगे भाई ये सर ये बाई प्रोडक्ट क्या है, तो जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके साथ उसकी लाइब्रेरीज, उसके साथ उसकी डिपेंडेंसीज ना, उसके साथ उसकी जो भी चीजें हैं वो उसके साथ अटैच होती है। तो डेवऑप्स आर्टिफैक्ट क्या है, इज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो जो बाय प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफैक्ट। अब आर्टिफैक्ट क्या है, इसमें क्या हो सकता है, इट में कंसिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट सोर्स कोड, इसमें सोर्स कोड हो सकता है, डिपेंडेंसीज हो सकती है, बाइनरीज हो सकती है, रिसोर्सेज हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो एक फाइल एक बकेट तो हम बनाएंगे आर्टिफैक्ट के लिए, और एक बकेट बनाएंगे हम लोग अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। तो एक हम लोग बनाएंगे अपनी वेबसाइट को भाई होस्ट करने के लिए, कि भाई हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हैं, ठीक। तो हम इसके लिए दो बकेट बनाएंगे। अब आर्टिफैक्ट वाली, अब जब ये जो बकेट बनाएंगे ना इसमें हम लोग दो काम करेंगे। एक काम तो करेंगे हम लोग ACL इनेबल कर देंगे, वर्जनिंग इनेबल कर देंगे, और हम लोग जो वेबसाइट वाला ऑप्शन आता है ना, अगर नहीं आता तो आज आपको बताता हूं, स्टैटिक वेबसाइट का जो ऑप्शन आता है, स्टैटिक वेबसाइट का जो बकेट बनाने के बाद ऑप्शन आता है, ये बनाते समय आता है, ये बनाने के बाद आता है, वेबसाइट का जो ऑप्शन आता है उसे भी इनेबल करेंगे, ठीक। तो पहला स्टेप में तो हम लोग ये काम करेंगे। अब भैया दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, अब दूसरे स्टेप में हम लोग रिपोजिटरी बनाएंगे। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या बनाएंगे, रिपोजिटरी बनाएंगे। अब ये रिपोजिटरी कैसे बनाएंगे, हम लोग को तो AWS का इस्तेमाल करना है, गिटहब तो इस्तेमाल नहीं करना। तो हम लोग AWS की एक सर्विस है AWS कोड कमिट उसका इस्तेमाल करेंगे, और उस इस्तेमाल करके वहां पे हम लोग पूरी की पूरी एक रिपोजिटरी बनाएंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा एक पूरी रिपोजिटरी बनाएंगे कैसे, ठीक। चलो, अब तीसरा काम क्या करेंगे, तीसरा काम करेंगे कि हम रिपोजिटरी बनाने के बाद कोड बिल्ड बनाएंगे, मतलब एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और कोड को बिल्ड करेंगे यहाँ पे, ठीक। अब कोड बिल्ड करेंगे, अब कोड बिल्ड करते समय जानते क्या होगा, एक रोल ऑटोमेटिकली बनेगा। अब जब ये रोल बनेगा ना तो हमें इस रोल को क्या करना होगा, परमिशंस देनी होगी। ये मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, इस रोल को हमको परमिशन देनी होगी, क्योंकि आपको पता है कि भैया जो रोल है जब तक आप उसको परमिशन दोगे नहीं तो उसका कोई काम नहीं, तो हम उसे परमिशन देंगे। और चौथे काम पे हम इस काम को ऑटोमेट कर देंगे कोड पाइपलाइन के थ्रू ऑटोमेट करेंगे, पाइपलाइन के थ्रू हम इसे ऑटोमेट करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि ये काम कैसे होता है, यहाँ पे भी एक रोल बनता है और उस रोल को भी परमिशन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इतना काम हमें करना, ये 4 स्टेप फॉलो करना, मेरा काम हो गया।
ये काम हो गया। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तो सबसे पहला हम लोग भैया S3 पे चलते हैं और बकेट बनाना शुरू करते हैं। तो हम S3 पे चल रहे हैं और हम 2 बकेट बना लेते हैं। तो चलते हैं भाई, जल्दी से 2 बकेट बनाते हैं, एक आर्टिफैक्ट के लिए और एक वेब होस्टिंग के लिए। तो चलो, यहाँ पे बहुत सारी बकेट बनी हुई हैं, तो हम लोग क्रिएट करते हैं बकेट को। और अब हम लोग क्या करना है, एक वेबसाइट को हमें होस्ट करना है। अब वो जो वेबसाइट है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे दिखती है, क्या मेरे पास है क्या वो वेबसाइट। ये इस तरीके की कुछ वेबसाइट दिखेगी आपको, ठीक है। और कुछ इस तरीके की वेबसाइट दिखेगी, और इस वेबसाइट के नीचे अगर आप जाएंगे तो उसमें कुछ कोड वर्ड दिखेगा। तो इस तरीके की वेबसाइट हमें होस्ट करनी है ना, और ये देखना है। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि अगर हम लोग कुछ चेंज करेंगे, हल्का सा भी चेंज करेंगे, तो फिर से वो काम दोबारा होगा। कोड कमिट, कोड एक बारी कोड कमिट भी चलेगा, कोड डिप्लॉयमेंट, कोड बिल्ड भी चलेगा, कोड फिर उसके बाद आपका पाइपलाइन भी चलेगा, तो कोड डिप्लॉयमेंट भी चलेगा। तो सारी चीजें एक बार पाइपलाइन में दोबारा चलेंगी। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं, हम S3 बकेट बनाते हैं। तो बकेट का नाम क्या ले ले, बकेट का नाम क्या ले ले, तो हम बकेट का नाम ले लेते हैं क्या, कुछ अच्छा सा बकेट का नाम सोचते हैं, क्या ले ले, ऑक्टेन ले लेते हैं। चलो, ऑक्टेन आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट ऑक्टेन आर्टिफैक्ट, ये मैं सिंगापुर में बना रहा हूँ, ठीक है। और ओके, और अभी इसका ACL की मुझे जरूरत नहीं है सच, तो ACL इसको डिसेबल ही करते हैं, परमिशन इसकी ऑन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आई अंडरस्टैंड करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, आर्टिफैक्ट की बकेट बन गई। तो ऑक्टेन आर्टिफैक्ट नाम से हमने बकेट बना ली। तो ऑक्टेन ही रखेंगे अब हम लोग, थ्रू आउट अपने प्रोसेस का नाम ही ऑक्टेन रखेंगे। तो ऑक्टेन आर्टिफैक्ट नाम की एक बकेट बन गई। एक और बकेट बनानी है हमें, जैसा हमने देखा, एक हम लोग बनाएंगे और ऑक्टेन वेब होस्ट, वेब HOST, वेब होस्ट। इसको भी हम सिंगापुर में ही बनाते हैं, और सिंगापुर में बनाने के बाद इसका ACL इनेबल कर देते हैं, ठीक है भाई। ACL इनेबल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी परमिशंस को ऑन कर देते हैं। मैंने बताया था इसमें वर्जनिंग को आप ऑन करेंगे, तो हमने वर्जनिंग को इनेबल कर दिया। और कुछ नहीं करेंगे, सिंपल जाके बकेट पे क्लिक कर लेंगे, तो हमने ये ऑक्टेन, तो इसकी परमिशन को तो भाई एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा ना। तो एक्नॉलेज कर दिया, और ये हमने बकेट को भाई क्रिएट कर दिया। लो भाई, हमने बकेट को क्रिएट कर दिया, तो हमारी दूसरी बकेट भी बन गई। चलो, तो ऑक्टेन आर्टिफैक्ट भी बन गई, ऑक्टेन वेब होस्ट भी बन गई। तो मेरे बकेट वाले काम हो गए पूरे। नई, अभी मैंने बताया था इसकी वेबसाइट को भी इनेबल करना है, तो प्रॉपर्टीज में गए और स्टैटिक वेबसाइट को इनेबल करना है। सबसे नीचे आता है ऑप्शन स्टैटिक वेबसाइट, इसको एडिट किया, और भैया मैंने कहा इनेबल कर दो। और जो तुम पेज उठाओ, इंडेक्स पेज, वो वहां से उठाओ, index.html से, index.html से उठाओ भाई। index.html नाम का एक पेज बनाएंगे, वो हमारा स्टार्टिंग पेज होगा, वहीं से वो उठाएगा। तो भैया ये काम कर दिया। तो मेरे जो पहला स्टेप था ना, वो डन हो गया। तो भैया पहले स्टेप को हमने कहा कि हमने इसमें सारा काम कर दिया। आर्टिफैक्ट नाम की बकेट बना ली, वेब होस्ट नाम की बकेट बना ली, ACL इनेबल कर दिया, वर्जनिंग इनेबल कर दी, स्टैटिक वेबसाइट को भी इनेबल कर दिया। तो ये पहला काम यहाँ लिख देते हैं डन। ऐसे चलेंगे भाई, बिल्कुल मस्त तरीके से। डन, डन तो डन हो गया काम हमारा। अब चलेंगे रिपोजिटरी बनाएंगे। अब रिपोजिटरी बनाएंगे, तो रिपोजिटरी में डालना क्या है, तो मैंने, ये है भाई मेरे पास रिपोजिटरी। तो मैं रिपोजिटरी डाउनलोड्स में जाता हूँ, और ये पूरी एक वेबसाइट का कोड है। इस वेबसाइट के कोड को मुझे डालना है, ये एक फाइल, दो फाइल, तीन फाइल, और एक फोल्डर और दो फोल्डर, इनको मुझे डालना है रिपोजिटरी के अंदर। कैसे करते हैं, तो चलो अब क्या करेंगे। तो भैया यहाँ चलते हैं हम लोग, और हम लोग यहाँ पे डालते हैं कोड, कोड कमिट, COMM। तो ये कोड कमिट पे मैंने राइट क्लिक किया, और इसको एक नए टैब में खोल लिया, ताकि भैया बकेट का अपना जहां खुला है वहां खुला रहे। और भैया ये हम लोग कोड कमिट वाला किसी को तंग नहीं करेंगे, हम कोड कमिट वाला अपना करेंगे। तो हमने रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, हाँ जी बिल्कुल क्रिएट करनी है। तो क्रिएट रिपोजिटरी पे किया। रिपोजिटरी का नाम भैया ऑक्टेन, ऑक्टेन, ऑक्टेन रेपो, REPO रिपोजिटरी। अच्छा ठीक है। अच्छा, और कुछ देना है आपको, मैंने कहा भाई कुछ नहीं देना, रिपोजिटरी बनाओ, सब कुछ दे रखा है, बस रिपोजिटरी बना के खत्म करो। तो रिपोजिटरी बन गई। अब रिपोजिटरी में डालना क्या है, डब्बा बन गया, डब्बे में किताबें डालनी है ना, फाइल डालनी है, डालनी है भाई। तो डालनी है, नीचे स्क्रॉल करो, ऐड फाइल पे आओ, कर दो अपलोड फाइल। भैया अपलोड कर दो फाइल। कहाँ से अपलोड करनी है, अपलोड करनी है आपको भाई डाउनलोड से। कहाँ पे, डाउनलोड्स पे ये जो फोल्डर है ना, इसकी सारी फाइलें अपलोड करनी है। तो भाई पहले, सबसे पहली फाइल को आपने क्लिक किया। अब आपको हर बार ऑथर नेम देना पड़ेगा। क्यों, एक प्रोजेक्ट को एक बंदा तो बनाता नहीं, हो सकता है मैं बना रहा हूँ,
भाई हो सकता है मेरे प्रोजेक्ट को अमित बना रहा हो, मेरे साथ अमित बनाओ, हो सकता है मेरे साथ शैल हो सकता है मेरे साथ मनीष हो, तो हो सकते हैं बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो अब उन सारे लोग जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं, तो वो अपने अपने नाम डालेंगे ना कि ये काम मैंने किया है, तो ऑथर को बताना पड़ेगा किसने ये काम किया, किसने चेंज किया है। तो भैया रिपोजिटरी में मैंने चेंज किया है, तो पारुल ने चेंज किया है। ईमेल क्या है भाई, मेरा ये ईमेल है कुंद्रा पारुल 1318। देखो आप मेल मत कर देना मुझे अब, ठीक है। और मैंने कोड को कमिट कर दिया चेंजेस को। तो अब अगर मैं देखूं, देखो रिपोजिटरी में देखो, तो रिपोजिटरी एक मेरी बन गई, ऑक्टेन रिपोजिटरी बन गई, और इसके अंदर एक फाइल भी आ गई है, देखो ये रीडमी फाइल आ गई। अब हम एक और अपलोड करना है क्योंकि बहुत सारी फाइलें हैं, तो भाई फिर से चूज करेंगे फाइल को, और फिर कहाँ जाएंगे भाई, इस बार इंडेक्स फाइल को कर लेते हैं। इंडेक्स फाइल को कौन कर रहा है, पारुल। आई विल बी फास्ट, फाइन। कौन, मेल आईडी क्या है भाई इसकी, ये है। और भाई कमेंट कमेंट देनी तो अब दे दो, सब ऑप्शनल है, ठीक है, चेंज कर दिया। तो भैया ये हो गया। तो फिर से भैया अब क्या हुआ, रिपोजिटरी में गए तो क्या हुआ, हमारी ऑक्टेन रिपोजिटरी के अंदर दो फाइलें आ गई। अब एक और फाइल अपलोड करनी है, तो भैया सीधे से अपलोड करेंगे फाइल को, और चूज करेंगे फाइल को। और अब यहाँ पे तीसरी है buildspec.yml, भाई यही फाइल है जो सारी कमांड समान रखती है। तो ऑथर का नाम भैया क्या है, पारुल है। और ये मेरी मेल आईडी, और कमिट कर दिया चेंजेस को। तो भाई अब तीन फाइल मेरे अपलोड कर लिए, किसके अंदर, रिपोजिटरी के अंदर। किस रिपोजिटरी के अंदर, ऑक्टेन रिपोजिटरी के अंदर। क्या कर दिया है, तीन फाइलें अपलोड कर दी। अब क्या, अब तो भैया दो फोल्डर है। अब देखो ये देखो, अब तो दो फोल्डर है। फोल्डर कैसे बनाए, तो फोल्डर बनाने का तरीका समझा दे रहा हूँ आपको। आप क्या करो, ऐड फाइल पे जाओ और क्रिएट फाइल करो। क्रिएट फाइल करने के बाद क्या करो, आप यहाँ देखो, ये फाइल का नेम आ रहा है, फाइल के नेम पे वही नाम देना है जो वहां पे फोल्डर का नाम है। यहाँ पे फोल्डर का नाम क्या है, ध्यान से देखो, एक फोल्डर का नाम है स्टाइल शीट्स, तो स्टाइल शीट्स ही देना है। तो आप लिखो STYLESHEETS, स्टाइल शीट्स स्लैश करके वन दबा दो, टू दबा दो, जो दबाना है, कि ये फोल्डर बनाने का तरीका है। ऑथर कौन बना रहा है इसको, पारुल बना रहा है, ठीक है। क्या मेल आईडी है भाई, ये मेल आईडी है, तो ये मेल आईडी है। तो मैं इसको कर देता हूँ कमिट चेंजेस। तो अब देखो एक फोल्डर बन गया होगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ, फोल्डर बन गया। तो ये देखो ऑक्टेन रिपोजिटरी के अंदर स्टाइल शीट नाम का एक फोल्डर बन गया। इसको जब मैंने क्लिक किया तो ये वन ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब कुछ और फाइल डाल देते हैं, तो अपलोड कर देते, ऐड करते, अपलोड करते। अब अपलोड करना है, अब अपलोड करना है, किसको अपलोड करना है भैया, ये जो स्टाइल शीट के अंदर ये जो फाइल है ना, इंडेक्स स्टाइल डॉट CSS, इसको अपलोड करना है। कौन रहा है, पारुल कर रहा है। क्या है भाई की मेल आईडी, भाई कुंद्रा पारुल, ये मेल आईडी है। अब क्या करेंगे भाई, कोड को कमिट कर दिया, तो भाई ये फोल्डर बन गया और फोल्डर के अंदर फाइल चली गई। नहीं विश्वास है भाई, रिपोजिटरी में आ जाओ, रिपोजिटरी में, ऑक्टेन रिपोजिटरी में आ जाओ। अब देखो भाई इसमें बन क्या चुका है, तीन तो फाइलें आ चुकी है, एक फोल्डर बन चुका है, और उस फोल्डर के अंदर एक फाइल इंडेक्स डॉट स्टाइल शीट्स आ चुकी है। तो चले भाई, ये काम हो चुका है ना हमारा, ठीक है। चलो भाई इससे बाहर निकलो, एक और फोल्डर बना दो, जल्दी से आ जाओ भाई। अब एक और फोल्डर बना, फोल्डर कैसे बनाते हैं, ऐड फाइल में क्रिएट फाइल करेंगे, क्रिएट फाइल। अब किस नाम से फोल्डर बनाएंगे, इमेजेस नाम से। क्यों भाई, क्योंकि जो मेरा फोल्डर है ना वो इमेजेस नाम से है। अब इमेजेस, तो भैया एक फोल्डर बना दो, किसके नाम से, इमेजेस, IMAGES, और स्लैश करके भाई 2 दे दो। चलो कौन बना रहा है ये फोल्डर, पारुल बना रहा है। क्या है मेल आईडी भाई, मेरी ये है मेल आईडी। तो आई बी फास्ट, नॉट वेरी स्लो, ओके। कोड को कमिट कर दिया, आप इसको बढ़ा के देख लेना। अब ओके, अब इस फोल्डर के अंदर, इमेजेस के अंदर गया, और इमेजेस के अंदर अब हम लोग फोल्डर को इमेजेस अपलोड करते हैं। जो हमारी इमेजेस के अंदर कुछ इमेजेस हैं, दो ही इमेजेस, ज्यादा नहीं लिए मैंने, दो ही इमेजेस लिए। तो अब हम लोग जाते हैं बैक और इमेजेस के अंदर जाते हैं। इसके अंदर एक कोरोना वायरस की पहली इमेज है, कौन अपलोड कर रहा है, पारुल। उसकी मेल आईडी क्या है, कुंद्रा, ओके। और इसको सेव कर दो, ये कमिट कर दिया चेंजेस को, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसी फाइल के फोल्डर के अंदर जाएंगे, दिखाता हूं मैं आपको, एक बारी हो जाने दो। इसी इमेजेस के अंदर जाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी कोरोना वायरस की पहली फाइल आ चुकी है, एक और फाइल अपलोड कर देंगे। और ये फाइल कहाँ से मिलेगी, इमेजेस के अंदर से मिलेगी। ये कौन सी दूसरी फाइल, कौन कर रहा है, पारुल। ये मेरा काम रिपोजिटरी का खत्म। लो भाई मेरा काम रिपोजिटरी का खत्म, लो कमिट कर दिया चेंजेस, मेरा काम रिपोजिटरी का खत्म हो गया, बस खत्म, फिनिश, दैट्स ऑल, डन फ्रॉम माय साइड, इट्स डन। तो भैया रिपोजिटरी का काम मैंने खत्म कर लिया। तो ये लो भाई रिपोजिटरी का काम खत्म। तो ये मैंने अपना खोला और मैंने सेकंड, अरे भाई तुम जाओ तो मेरे यूजर्स को दिखेगा, नहीं तो मेरे यूजर्स को दिखेगा ही नहीं। तो चलो अब हम लोग चलते हैं कोड बिल्ड की तरफ। तो मैं बिल्ड को क्लिक करता हूँ और बिल्ड प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो इस दौरान आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या खत्म कर लिया। तो ये देख लो भाई, ये हमने क्या खत्म कर लिया, ये भी डन कर लिया। कैसे डन कर लिया, रिपोजिटरी बनाई,
कोड कमिट के थ्रू बनाई और कोड कमिट के थ्रू उसके अंदर सारी फाइल अपलोड कर ली, ये भी मेरा डन हो गया। अब तीसरा, कोड बिल्ड के अंदर जा रहे हैं, बिल्कुल कोड बिल्ड के अंदर जा रहे हैं। एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे और उसमें एक रोल बनेगा, उसको परमिशंस देंगे, तो बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आपने जैसा बोला। तो उसमें ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट बने हैं, तो हम लोग तो ऑक्टेन प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे जी। प्रोजेक्ट का नाम क्या दे देंगे भाई, ऑक्टेन दे देंगे, ऑक्टेन प्रोजेक्ट, PROJECT प्रोजेक्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, सीधे से भाई नीचे आएंगे और कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में आओ, कुछ भी नहीं करना है, नीचे आ जाओ भाई, सोर्स पे आ जाओ। सोर्स भैया कह रहा है कहाँ से कोड उठाऊं, बिल्ड कह रहा है कि भैया मुझे बताओ तो कोड कहाँ से उठाऊं। जो देखो मैंने आपको बताया था, गिटहब से भी उठा सकता है, कोड कमिट से भी उठा सकता है, S3 से भी उठा सकता है, बिट बकेट से, कहाँ से कोड, इतने सारे सोर्सेज हैं, कहाँ से उठाऊं। मैंने कहा भैया तुम्हें AWS से कोड कमिट से उठाना है। कह रहा है कौन सी रिपोजिटरी, इतनी सारी तो रिपोजिटरी है। मैंने कहा भैया ऑक्टेन रिपोजिटरी से, ऑक्टेन चल रहा है, ठीक है। उसने बोला ब्रांच कौन सी, मैंने कहा भैया मेन ब्रांच, ठीक है। चलो भाई मेन ब्रांच, आ जाओ आगे नीचे आ जाओ, ठीक है, यहां तक हो गया। अब एनवायरमेंट की बात है, इसमें बोला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, मैंने कहा भाई लिनक्स ले लो, ठीक है। क्योंकि अब भैया मेरा सर्वर पे रन तो करेगा ना किसी सर्वर पे रन तो करेगा। अब रन कराने के लिए सर्वर तो चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए, तो ठीक है भैया लिनक्स। रन टाइम क्या है भैया, मैंने कहा स्टैंडर्ड कर लो, ओके। इमेज कौन सी है, मैंने कहा भाई लेटेस्ट इमेज 4.0 ले लो। अब भैया नीचे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और देखो ये देखो रोल बन रहा है, रोल उसी नाम का बनता है जिस नाम का हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो इस रोल को जो बन रहा है अपने आप, न्यू रोल बन रहा है, इसको हमें परमिशंस देनी पड़ेगी, ठीक है। रोल क्या है भाई, रोल का परमिशन नहीं दोगे तो वो टच कैसे करेगा, ठीक है। उसे सर्विस को टच करने के लिए उसका परमिशन तो होनी चाहिए। अच्छा, अब आओ बिल्ड स्पेक, तो बिल्ड स्पेक नाम की हमारी एक फाइल थी, ये देखो आप यहाँ पे, उसका नाम यहाँ डाल दो, बिल्ड स्पेक डॉट EML। तो बिल्ड स्पेक डॉट EML नाम डाल दो, तो BUILD spec डॉट EML भाई डाल दो, ठीक है। इतना कर दिया। अब इतना करने के बाद क्या हुआ, आर्टिफैक्ट, भाई कोई आर्टिफैक्ट है, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, S3 में पड़ा है। क्या नाम है भाई बकेट का, तो मैंने कहा भाई बकेट का नाम तो ऑक्टेन से था, कुछ ऑक्टेन आर्टिफैक्ट, अच्छा जी ठीक है। अब उसके बाद और कुछ करना है जी, तो पाथ वाथ मैंने कहा सब सब सबको रहने दो, कुछ नहीं करना है। क्लाउड वॉच इनेबल करना है भाई, बिल्कुल मॉनिटरिंग करनी है, तो क्लाउड वॉच इनेबल करना पड़ेगा। तो ये काम हमने कर दिया और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा हमने प्रोजेक्ट का नाम दिया और अब सीधे से जाके हम प्रोजेक्ट को बिल्ड कर देते, तो क्रिएट बिल्ड प्रोजेक्ट। हालांकि इस पूरे वेबसाइट के लिए मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट करोगे जिसमें कोड है, तो यहाँ तो एक सिंपल सा HTML पेज है तो रन कर सकता था, बिल्ड की जरूरत नहीं थी। लेकिन कोई नहीं, आपको एक प्रोसेस तो पता होना चाहिए। तो हमने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया, तो भाई हमारा तीसरा टास्क भी हो गया। तो भाई तीसरा टास्क हो गया, नहीं अभी रोल को परमिशन देना बाकी है। तो भैया अब क्या करेंगे, रोल कहाँ मिलता है, IAM पे, तो हम IAM पे जाएंगे। देखो इसलिए बढ़िया होता है आप लिख लो, जब भी आप कोई काम करो लिख लो कि आपको क्या क्या काम करना है। तो IAM पे भैया मैंने राइट क्लिक किया और ओपन इन न्यू टैब कर दिया, तो ये IAM भी मेरा खुल गया। मैं किसी चीज को छेड़ नहीं रहा हूँ, सबके लिए एक अलग सा टैब खोल ले रहा हूँ। तो ये मेरा IAM खुल गया। अब IAM में भैया हमें क्या है, रोल बना होगा ऑक्टेन के नाम से, तो मैंने रोल्स पे क्लिक किया। तो मैंने कहा भाई कोई ऑक्टेन नाम से कोई रोल दिख रहा है क्या, आओ जरा सर्च करो। कोड बिल्ड करके ऑक्टेन नाम से कोई रोल दिख रहा है जो जो अभी अभी बना हो। तो भाई अभी अभी बना हो, तो अभी अभी बने वाले में से तो अभी तो कोई नहीं, यहाँ तो नहीं दिख रहा। सेकंड पेज पे देखते हैं, सेकंड पेज पे अभी अभी कोई बन रहा है नहीं, AWS सर्विस ये भी नहीं दिखा अभी मुझे तो। और कोड ये देखो, कोड बिल्ड ऑक्टेन, ये रोल बनाया था ना मैंने, इस पे क्लिक कर दो। अब इसको परमिशंस दे दो, तो ऐड परमिशंस पे क्लिक करो, अटैच कर दो पॉलिसीज। किसकी किसकी पॉलिसी, क्यों किसको क्या क्या करेगा ये, एक तो S3 को टच करेगा, एक क्लाउड वॉच को टच करेगा और एक खुद कोड बिल्ड को टच करेगा। तो भैया मैंने कहा भैया सबसे पहले तुम S3 पे एंटर मारो, सर्च मारो, और S3 का फुल एक्सेस तो पहले इसको दे दो। पहला हो गया, देखो एक सेलेक्ट हो गया, 880 में से एक सेलेक्ट हो गया। अब क्या है, दूसरा दे दो कोड बिल्ड का, कोड BUILD, कोड बिल्ड का सर्च मारो। अब कोड बिल्ड का जब आपने सर्च मारा, तो कोड बिल्ड एडमिन एक्सेस, तो भाई कोड बिल्ड का एडमिन एक्सेस दे दिया। तो ये देखो दूसरा भी सेलेक्ट हो गया, ये दिख रहा है आपको, ये भी होगा। एक क्लाउड वॉच का भी दे दे, CLOUDWATCH, क्लाउड वॉच का भी दे दे। तो क्लाउड वॉच का अब हम लोग क्या देते, फुल एक्सेस। तो लो भाई क्लाउड वॉच का फुल एक्सेस दे दिया। तो ये तीन सेलेक्ट हो गए, तीन 880 में से 880 में से तीन सेलेक्ट हो गए। और नीचे जाओ भाई, ऐड परमिशन कर दो, एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल। तो भैया पॉलिसी जो हो गई आपकी अटैच हो गई, सक्सेसफुली अटैच हो गई रोल से। तो पॉलिसी आपकी सक्सेसफुली अटैच हो गई रोल से, ये काम भी हो गया। तो अब मैंने अब इसको क्लिक करूं, तो भैया मैंने तीन काम डन कर लिए। तो डन लिखते जाओ, जहां जहां काम हो गया वहां वहां डन, डन डना डन डन, तो तीन काम डन।
ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन। अच्छा, ये दो तीनों डन हो गए। अच्छा, अब क्या करें? अब कोड पाइपलाइन बनानी है, प्रोसेस को ऑटोमेट करना है। तो ऑटोमेट करना है तो चलो भाई करते हैं, कोड पाइपलाइन से कर देते हैं। तो चलो भाई कोड पाइपलाइन के पास चलते हैं। तो अब ये हमारा यहाँ था, अब यहाँ पे हमने कोड बिल्ड का काम कर लिया था। अब कोड पाइपलाइन पे क्लिक करो और पाइपलाइंस पे क्लिक करो। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी पाइपलाइन है जो सक्सेसफुल रन कर रही है। तो अब मैं एक और पाइपलाइन बना लेता हूँ। तो क्रिएट किया मैंने पाइपलाइन, पाइपलाइन का नाम दे दिया। अब पाइपलाइन का नाम क्या दे दिया? तो पाइपलाइन का मैंने नाम दे दिया ऑक्टेन पाइपलाइन। भैया ऑक्टेन ही देंगे, आप ऑक्टेन पे कर रहे हैं तो ऑक्टेन पाइपलाइन, आई पी एल आई एन, ऑक्टेन पाइपलाइन। ठीक है, देखो फिर से यहाँ पे रोल बना रहा है, किस नाम से? जिस नाम से आप बनाओगे ना पाइपलाइन, उस नाम से ऑक्टेन पाइपलाइन। ठीक है, तो याद रहेगा ऑक्टेन पाइपलाइन, कोड पाइपलाइन बना रहा है। और इसकी एडवांस सेटिंग में गए। ठीक है, अब कह रहा है भाई कस्टम लोकेशन आर्टिफैक्ट कहाँ करना है। तो मैंने कहा भाई आर्टिफैक्ट को तो तुम कर दो वहां पे, कहाँ पे? ऑक्टेन आर्टिफैक्ट पे ना। देखो कह रहा है कि कहाँ पे आर्टिफैक्ट कहाँ सेव करने हैं। मैंने कहा भाई इसको यहाँ पे कर दो, बाकी सारी चीजें छोड़ दो भाई, तुम ये यहाँ पे कर दो। नेक्स्ट पे गया, कह रहा है सोर्स कहाँ है तुम्हारा कोड। मैंने कहा भाई मेरा कोड तो पड़ा है कोड कमिट पे। कह रहा है अच्छा, कोड कमिट पे रिपोजिटरी का नाम क्या है? मैंने कहा रिपोजिटरी कुछ ऑक्टेन नाम से होगी। हाँ, ऑक्टेन रिपोजिटरी। अच्छा, उसकी ब्रांच क्या है? मैंने कहा भाई मेन ब्रांच है। ठीक है, क्लाउड वॉच लगाना है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल भाई, क्लाउड वॉच में तो मॉनिटरिंग करनी है। कोड पाइपलाइन डिफॉल्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है। नेक्स्ट पे जाओ, कुछ नहीं करना है। बिल्ड प्रोवाइडर क्या है, कहाँ है तुम्हारा बिल्ड प्रोवाइडर? तो मैंने कहा भैया वो कोड बिल्ड में है। अच्छा, कहाँ है? मैंने कहा सिंगापुर में। सब कुछ सिंगापुर। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, क्या बनाया था? मैंने कहा भैया ऑक्टेन प्रोजेक्ट के नाम से। अच्छा ओके, चलो ये भी मिल गया। तो मैंने यहाँ पे इसको सिंगल बिल्ड रखा और आगे नेक्स्ट कर दिया। ठीक, अब कह रहा है डिप्लॉय कहाँ करना है कोड को। अब कोड मैंने बताया था डिप्लॉय के लिए मैंने बकेट बना रखी है। तो मैंने कहा भैया वो तो तुम डिप्लॉय करोगे बकेट पे, S3 बकेट पे। कह रहा है अच्छा कौन सी बकेट में करना है डिप्लॉय? मैंने कहा डिप्लॉयमेंट की पूरी बकेट बनाई हुई है ऑक्टेन नाम से। तो मैंने ऑक्टेन वेब होस्ट। अच्छा यहाँ पे, हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसकी हमने वर्जनिंग भी इनेबल की थी, वेबसाइट भी आपको याद होगा, स्टैटिक वेबसाइट भी इनेबल कर दी थी। अच्छा ठीक है, अब एक्सट्रैक्ट किया फाइल बिफोर डिप्लॉय, डिप्लॉय से पहले इसको एक्सट्रैक्ट करो। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन पे गया और यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि कैंड ACL पे आपको पब्लिक रीड राइट उठा लेना है। बस इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और कुछ नहीं करना। ये आपका रिव्यू आ रहा है, आप क्रिएट कर देना पाइपलाइन को। अब देखो बेस्ट, अब आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। देखो ध्यान से, अब कुछ टाइम लगेगा लेकिन पाइपलाइन क्रिएट होगी। पाइपलाइन में सबसे पहले कोड कमिट होगा, कोड कमिट के बाद कोड डिप्लॉय होगा, और कोड बिल्ड होगा, फिर कोड डिप्लॉय होगा। तो ये देखो सोर्स, ये चल रहा है यहाँ पे, ये देखो ये चल रहा है। सोर्स अभी क्या होगा? सोर्स अभी आपका क्या होगा यहाँ पे? कहाँ पे कोड कमिट होगा? ये AWS कोड कमिट पे सोर्स आपका कमिट होगा कि सही चीज है, सोर्स है। ये भैया फेल हो गया, एक बार फिर से मैं रिट्राई कर लेता हूँ क्योंकि कई बार ये ऐसा आ जाता है। कोई बात नहीं, एक बार मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। कई बार क्योंकि वो प्रोसेस पीछे से बैकग्राउंड में चलता रहता है तो उसमें टाइम लग जाता है। एक बार मैं, तो देखो सक्सीड कर गया ना, तो ये सक्सीड कर गया, कोई बात नहीं। तो सक्सीड कर गया, अब वो आ रहा है डिप्लॉय बिल्ड पे। तो बिल्ड कर रहा है, उस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहा है कि भाई जो प्रोजेक्ट है उसको रन टाइम से उसको कंपाइल करा रहा है, कोड को ना कंपाइल करा रहा है, फाइव लाइब्रेरीज जोड़ रहा है उसके साथ, उसके आर्टिफैक्ट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ये सब काम कर रहा है इस समय। इसमें बिल्ड के अंदर जाके वो सारे काम कर रहा है वो आपके ना, उसको बिल्ड कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। जब आप कंपाइल करते हो तो होता क्या है, आपको टेस्ट करके वो बताता है ना कि भाई ये एरर है, सिंटेक्स एरर है, सिमांटिक एरर है, लॉजिकल एरर है, तो वो बताएगा आपको। अगर कोई एरर होगी तो वो यहाँ पे बताएगा आपको। तो लेट्स सी क्या करता है, ये होता है नहीं होता है, लेट्स सी। बिल्ड में टाइम ले लेगा 1-2 मिनट, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा टाइम लेना चाहिए बिल्ड पे। तो 1-2 मिनट का बिल्ड पे टाइम लेता है और फिर उसके बाद डिप्लॉय में टाइम लेगा। थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता। तो यही टाइम लेगा, उसके बाद वो बिल्ड को चेक करके बताएगा कि बिल्ड सही है नहीं। अगर हमने कुछ गलती की होगी तो बिल्ड नहीं बनेगा, और अगर गलती नहीं की होगी तो बिल्ड बनेगा। कोई नहीं, तो बिल्ड हमारा सक्सीड हो गया, ग्रेट। और वाओ, हमारा डिप्लॉयमेंट भी सक्सीड हो गया, वाओ वाओ वाओ। तो हमारा डिप्लॉयमेंट एक बार में हमने काम कर लिया। अब भैया, अब आपको ये वेबसाइट है कहाँ आपकी? S3 के अंदर है भैया, यहाँ क्लिक कर दो। लो, ये वेबसाइट कहाँ पे? S3 के अंदर है, यहाँ पे क्लिक कर लो। और S3 के अंदर क्लिक है कहाँ पे भैया? ये index.html पेज है, इसको क्लिक कर लो। और क्लिक करोगे, अब मैं इसको चला देता हूँ, ये मैंने वेबसाइट चलाई और ये आ गया, वेबसाइट आपकी होस्ट हो गई, बढ़िया चल गई, बिल्कुल मस्त। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ।
अगर मैं अब इसमें चेंज करूं कुछ, तो पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। अब जैसे मैं कोडर हूं, मैंने कहा यार यहाँ पे ना कोरोना वायरस वेब हेल्प अच्छा नहीं लग रहा, ऑक्टेन लाना चाहिए, ऑक्टेन ला दूं मैं यहाँ पे। तो जैसे ही मैं ऑक्टेन लाऊंगा ना, तो वो सारा प्रोसेस फिर से काम करेगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखो क्या है, मैं कोड कमिट पे जाता हूँ, रिपोजिटरी के अंदर जाता हूँ, ध्यान से देखना, रिपोजिटरी के अंदर जाता हूँ, ऑक्टेन रिपोजिटरी के अंदर जाता हूँ। ऑक्टेन रिपोजिटरी के अंदर ये index.html फाइल है, ठीक है, इसको एडिट करता हूँ। और ये जो कोरोना हेल्प करके आ रहा था ना, द कोरोना वायरस वेब हेल्प आ रहा था, इसकी जगह मैं क्या कर दूं, ऑक्टेन कर दूं। अगर ए ऑक्टेन कर दूं, OCTANE, ऑक्टेन कर दूं। तो अब चेंज कर रहा हूं तो मुझे बताना पड़ेगा। ये देखो ए, ये देखो ऑथर का नाम कौन चेंज कर रहा है, मैंने कहा भाई मैं चेंज कर रहा हूँ। देखा, अब आपको समझ में आया ये मैं क्यों कर रहा था। क्या मेल आईडी है भाई आपकी, क्यों चेंज कर रहे हैं आप? मैंने चेंज किया, ओके जी। और मैं इसको कमिट कर रहा हूँ चेंजेस को। और अब मैं अगर आपको पाइपलाइन दिखाऊं तो देखिए, अब आप अगर मैं पाइपलाइंस दिखाऊं तो ये देखो, ये पाइपलाइन जो हमारी ऑक्टेन पाइपलाइन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेव हुआ कि नहीं हुआ, एक मिनट, कोड कमिट पे मैं जाता हूँ, सो सॉरी, रिपोजिटरीज में जाता हूँ मैं, और ऑक्टेन रिपोजिटरी पे जाता हूँ। मैंने चेंज किया index.html, और और एडिट पे जाता हूँ, एक बारी चेक करता हूँ मैं। और एडिट पे जाके मैं यहाँ पे कोरोना ऑक्टेन, और मैं अपना नाम लिख देता हूँ पारुल, ठीक है। और नेम ऑफ ऑथर मैं दे देता हूँ पारुल, और ईमेल आईडी कुंतरा, और कमिट चेंजेस करता हूँ। तो ये हुआ कमिट चेंजेस, तो इंडेक्स हैज बीन कमिटेड टू मेन। अगर मैं पाइपलाइन पे देखूं तो क्या पाइपलाइन में कुछ चेंज हो रहा है, पता नहीं पाइपलाइन क्यों नहीं शो कर रहा, बस करना चाहिए। अगर मैं पाइपलाइंस पे क्लिक करूं तो ये देखो इन प्रोग्रेस पे फिर से आ गया। जैसे ही मैंने चेंज किया वो फिर से देखो, सोर्स उसने कमिट कर लिया, फिर से डिप्लॉय कर रहा है, देख रहे हो आप, ये डिप्लॉयमेंट फिर से हो रहा है। ये देखो, ये प्रोग्रेस पे आ गया, ये डिप्लॉयमेंट फिर से कर रहा है। तो आप जैसे ही चेंज करोगे, मैंने क्या बताया था, कोडर ने जैसे ही चेंज किया फिर तुरंत कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन हो रहा है। ये अभी इंटीग्रेशन हो रहा है, प्रोग्रेस पे है, ये कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, और फिर उसका कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट भी हो रहा है। तो आप समझो कितनी बेहतरीन चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। आप अगर इस बात को समझ पा रहे हो तो लिटरली आप एक बहुत अच्छी चीज समझ रहे हो। तो एक कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब दिखाता हूँ मैं आपको, लेट्स सी, पहले बिल्ड होने दो, क्योंकि आपने कुछ चेंज किया तो वो बिल्ड कर रहा है, उसको कह रहा है भाई प्रोग्राम में एक दो लाइन चेंज हो गई है, अच्छा चेंज हो गई है, अच्छा जी ठीक है। उसको फिर से भाई पहले तो फिर से सेव करना है, फिर उसके बाद प्रोग्रेस पे लाना है उसको, सॉरी बिल्ड को, उसको प्रोग्रेस पे ला रहा है, बिल्ड को भी चेक कर रहा है सही कर रहा है, फिर उसको फिर से कंपाइल करा रहा है। अब आप कोड पे कोई चेंज करते हो ना, अगर आप कोई प्रोग्राम बनाया, अगर आपने सी का प्रोग्राम बनाया, कभी सी का, जावा का, पाइथन का कुछ भी बनाया, अगर आपने कोड में थोड़ा सा भी चेंज किया तो फिर से आपको कंपाइल करना पड़ता है, अदरवाइज जो चेंजेस है वो आएंगे ही नहीं। वो क्यों आएंगे? हाँ, आपने लिखा हाय माय नेम इज अमित, तो रन कराया तो हाय माय नेम इज अमित आ गया। अब आपने लिया हाय माय नेम इज अमित अग्रवाल, लेकिन आपने उसको कंपाइल नहीं कराया, तो वो चेंज कभी नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, वो चेंज कभी नहीं दिखेगा। तो ये देखो, बिल्ड मेरा सक्सीड हो गया और डिप्लॉय भी मेरा सक्सीड हो गया। अब क्या देखता हूँ, क्या वो चेंजेस आ गए हैं? तो अब मैं S3 पे फिर से जाता हूँ, और S3 पे, या इसी, ये फाइल खुली तो हुई थी यहाँ पे, इसको, ये कोरोना वेब हेल्प आ रहा था, इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। ओके, द कोरोना वायरस ऑक्टेन पारुल, दैट्स ग्रेट। So this was all about today's episode. Thank you so much for watching. Thank you and thank you so much. Bye bye.